हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज अपन एक GS3 का नया टॉपिक देखेंगे, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो देखो, इसमें सबसे पहले तो कीवर्ड क्या है सिलेबस के पॉइंट में, लिबरलाइजेशन। ओके, दिस लिबरलाइजेशन एज अ क्रूड आप क्या होता है। फिर उसके बाद साथ साथ में अपन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन भी पढ़ेंगे, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। अपन देखेंगे डेफिनेशंस, उनको समझेंगे, फिर हाउ दिस लिबरलाइजेशन अफेक्टेड द इकोनॉमी। अभी क्वेश्चन इस पे ऐसा आता है कि जो इफ़ेक्ट्स होते हैं लिबरलाइजेशन के इकोनॉमी पे, जैसे फॉर एग्जांपल करप्शन बढ़ा है, फॉर एग्जांपल रेड टेपिज्म बढ़ा है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक हैंडल्स होते जैसे अपना हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, बढ़ा है, क्या हुआ है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे क्या इफेक्ट है लिबरलाइजेशन का। फिर उसके बाद पॉवर्टी रिडक्शन में क्या रोल प्ले किया है लिबरलाइजेशन में। सिमिलरली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसे कैसे, जैसे 1948 में जो पॉलिसी आई, फिर 56 में, फिर 77 78 में, फिर 91 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 91 में। अपन सारा एक मतलब एक क्रोनोलॉजी से पढ़ेंगे। तो जैसे 91 में तो जो लाइसेंस रास्ता वो ख़त्म कर दिया था, एक्सेप्ट फ्यू इंडस्ट्रीज। ओके, फिर उसके बाद अब ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी का क्या क्या इफेक्ट हुआ है। मेजरली अपन को इंडस्ट्रियल पॉलिसी का फर्स्ट हाफ में मतलब 1950 से 1990s तक पढ़ना है कि कैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेम हुई, कैसे प्राइवेट ऑनरशिप को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, ऑल्दो देयर वाज प्राइवेट ऑनरशिप। सिमिलरली कैसे पब्लिक सेक्टर कैसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फ्रेम करने में। फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या रोल रहा पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर बोले तो गवर्नमेंट। और फिर 1991 के बाद क्या ऐसे रिफॉर्म्स हुए, मतलब FDI प्रमोट हुआ, क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जिससे FDI प्रमोट हुआ। फिर उसके बाद FDI प्रमोट होने से लिबरलाइजेशन का क्या कनेक्शन है। मतलब थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब पहले इसके डीप में जाओ कि लिबरलाइजेशन का इफेक्ट क्या है इकोनॉमी पे। मतलब 15-20 तरीके से सोचो इसको, मतलब डिफरेंट डायमेंशंस को सोचो, फिर उस डायमेंशन को कैसे दूसरे टॉपिक से और इवन इस टॉपिक में इंटरलेट करना है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि इसका क्वेश्चन सीधा नहीं आएगा, कि कुछ भी सीधा तो वैसे आता नहीं ज़्यादा कुछ, बट आपको ऐसे पढ़ना है इस टॉपिक को। तो सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन एक टर्म से बना हुआ है, लिबरल। और लिबरल मतलब क्या होता है, मतलब सिंपली अगर वर्ड्स में पुट करें तो लिबरल होना मतलब इट इज़ रिलीफ ऑफ स्टेट रिस्ट्रिक्शन विद इन द एरिया ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। अभी ये क्या, इसका मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल UPSC प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, उसमें बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन लिबरलिज्म मोर करेक्टली। तो उसमें ये भी दिया था कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन, मतलब कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है आपकी एक्टिविटीज़ पे। अगर इसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं तो ये गलत नहीं है, बट इट इज़ नेगेटिव लिबरलिज्म। नेगेटिव लिबरलिज्म मतलब क्या होता है, आप कुछ भी करो, आप मतलब एक जो खुला जानवर जैसा होता है ना, मतलब कुछ भी करने के, कुछ भी करो, वॉट एवर यू आर डूइंग इज जस्टिफाई इन नेगेटिव लिबरलिज्म। मतलब एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। और पॉजिटिव लिबरलिज्म मतलब होता है इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडिंग ओपन अपॉर्चुनिटी टू ऑल टू डेवलप आवर सेल्फ और वन सेल्फ टू द फुलेस्ट। मतलब आप अपने आप को इतना डेवलप कर सकते हो विदाउट हार्मिंग अदर्स। ओके, ये कहलाता है पॉजिटिव लिबर्टी। तो पॉजिटिव लिबर्टी की बात समझ गए ना, दो टाइप के लिबरलिज्म क्या होते हैं। अभी लिबरलाइजेशन क्या होता है, तो इकोनॉमिक टर्म्स में बता रहा हूँ कि लिबरलाइजेशन इज रिमूविंग स्टेट restrictions और कॉम्प्लेक्स लॉस और रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड एंड अलाउइंग आउटसाइडर और फॉरेन प्लेयर्स और फॉरेन मार्केट इनटू आवर इकोनॉमी। तो इसको एकदम नटसेल में समझो कि रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड एंड अलाउइंग फॉरेन प्लेयर इनटू डोमेस्टिक मार्केट, इतना है ये लिबरलाइजेशन का मतलब, है ना। अभी इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल से समझ लो, समझ जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ इन्वायरमेंट लॉस। जैसे कोई भी हाईवे को बिल्ड करने के लिए देयर आर 27+1 क्लियरेंस बिफोर 2014।
पोस्ट 2014 सिंगल विंडो क्लियरेंस आ गई है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, नाम क्या है सिंगल विंडो क्लियरेंस का? आई थिंक परिवेश पोर्टल है। ओके, देख लेना एक बार इसको, परिवेश पोर्टल है जहाँ तक मैं। तो अभी सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलने लगा है। आपको जितने भी इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। अभी ये तो पता होगा ना, एक मिनिस्ट्री होती है, इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो यू नीड नॉट टू अप्रोच डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जस्ट यू नीड टू अप्रोच अ सिंगल विंडो, दैट इज़ अ सिंगल हब ऑफ, और यू कैन से सिंगल विंडो वाला जो एक ऑफिसर होगा, दैट विल प्रोवाइड क्लियरेंस टू योर प्रोजेक्ट, your project crude, that will help you to reduce time, plus कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगी, प्लस डिले कम होंगे, है ना। तो जब डिले नहीं होगा प्रोजेक्ट का, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइम पे होगा। तो प्रोजेक्ट के जो डिफरेंट कॉस्टिंग है, क्योंकि आप देखो ना, कॉस्ट वेरिएबिलिटी भी बढ़ती जाती है जैसे टाइम बढ़ता जाता है। तो जैसे अगर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, टाइमली एग्जीक्यूशन होगा कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी का, वो कब हो पाएगा? जब जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं क्लियरेंस में, वो कम हो जाएंगी। तो सिमिलरली फॉरेनर्स के लिए अगर कोई एफडीआई, मतलब जैसे एफडीआई और एफआईआई क्या होते हैं, दो टाइप के इन्वेस्टमेंट है। क्या डिफरेंस होता है ये शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। देखो, ये जो छोटे छोटे टॉपिक होंगे जिसमें प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनेंगे, ये शॉर्ट्स वीडियो डालूंगा 1 मिनट की। 1 मिनट को आपको 5-6 बार देखना उस शॉर्ट वीडियो को। तो आप उसको जब देखोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो कब प्रमोट होगा एफडीआई और एफआईआई? जब आप अपनी इंडस्ट्रियल, अपने मार्केट इकोनॉमी को, अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को थोड़ा सा लिबरल बनाओगे, मतलब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं होंगे। अभी अपन आते हैं इफेक्ट्स पे। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन इन इकोनॉमी? तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। तो क्वेश्चन किसी भी इफेक्ट पे आ सकता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट पे आ सकता है। देखो कि हाउ लिबरलाइजेशन लीड्स टू इंक्रीज इन और डिक्रीज इन दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अभी आपको इसके दोनों साइड बताना है कि कैसे इसने रिड्यूस किया, और अभी स्टिल देयर आर प्रॉब्लम्स दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ हायर देन द नॉर्मल और एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और व्हाट कैन बी डन। ये 15 मार्कर हो जाएगा। अभी जो 10 मार्कर आएगा उसमें स्टेटमेंट सीधा दिया रहेगा कि इलस्ट्रेट और इवेल्यूएट और ऐसा कुछ दिया रहेगा। अभी हम PYQ भी देखेंगे आफ्टर एक GS कंप्लीट करेंगे, फिर रोज़ उसके 5-5 या 2-2 या 3-3 अपन PYQ देखेंगे। लास्ट ईयर क्या पूछा गया है, किस टॉपिक से आया है, तो ये सारा कुछ देखेंगे। तो डोंट वरी, जस्ट बी पेशेंट एंड हैव सम करेज। हाँ, करेज होना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट तब कर पाओगे जब आपके अंदर करेज होगा कि यार ये जो इंसान जो बोल रहा है ना, ये सही है। तो व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स? तो एफडीआई एफआईआई प्रमोट हुआ, इन्वेस्टमेंट आई है ज़्यादा, ठीक है। एंड हाउ इन्वेस्टमेंट पोस्ट लिबरलाइजेशन लीड टू ग्रोथ और समथिंग ऑफ इकोनॉमी, ऐसे कुछ पूछ लेगा क्वेश्चन, ठीक है। कैसे पूछेगा? PYQ में देखेंगे। देखो, मैं कुछ भी ऐसे रॉकेट साइंस में नहीं बताना चाह रहा हूँ। एफडीआई का स्पेसिफिक लिबरलाइजेशन से कनेक्ट करके क्वेश्चन आएगा, और आप उस टाइम पे ये ना सोचो कि ये कहाँ से आ गया, ये इधर से आ गया। और अभी जब ये बता चुका हूँ ना, तो अब इसका PYQ भी उठाऊँगा मैं एक, है ना। मतलब अभी नहीं, आपको तो ये याद रखना है, रिवीजन करना है जो बोल रहा हूँ। फिर जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। एम्प्लॉयमेंट रेट कैसे बढ़ेगा? जब न्यू फर्म्स एस्टेब्लिश होंगे, तो न्यू फर्म्स में कोई, मतलब ऊपर से आके तो कोई भगवान काम करेंगे नहीं, उसमें कौन करेगा? मैन पावर चाहिए ना। किसी भी इंडस्ट्रियल सेटअप, किसी भी सर्विस सेटअप को प्रमोट करने के लिए, ऑपरेटिव बनाने के लिए मैन पावर चाहिए। तो ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। अभी तो एक नया कंसेप्ट आया है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे राफेल डील हुई थी, उसमें ये मैकेनिज्म था, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जब टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी बाहर की, तो उस टेक्नोलॉजी पे फंक्शन कौन करेगा? ऑब्वियसली 50-50% का डील हुआ था। 50% पीपल फ्रॉम इंडियन साइड एंड 50% पीपल फ्रॉम फ्रेंच साइड विल कम एंड वर्क इन इंडिया। तो अभी ये 50% एम्प्लॉयमेंट, 50% लोगों को ऑफ द टोटल लोग एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना इसके अंदर। तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली द एफडीआई एंड द लिबरलाइजेशन कैन नोट्स, ओके।
फिर इसके बाद कंपटीशन बढ़ेगा, ऑब्वियसली मार्केट में ज़्यादा प्लेयर होंगे तो मोनोपोली नहीं रहेगी, मोनोपोली नहीं रहेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, फॉरेक्स बढ़ेगा। और देखो फॉरेक्स बढ़ेगा इसमें एनोमली है, मतलब आप अगर फॉरेन ट्रेड में आपका कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मोनोपोली बढ़ेगी आपकी, मोनोपोली नहीं बढ़ेगी, फॉरेक्स बढ़ेगा, है ना। तो जब फॉरेक्स बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका से स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि फॉरेक्स में जो फॉरेन रिजर्व होता है दैट हैज सम सॉर्ट ऑफ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन आईएमएफ रिजर्व, ओके। अभी आईएमएफ रिजर्व में जो चार चीज़ें होती है उसमें फॉरेन रिजर्व भी एक लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है। तो ऑब्वियसली आपका एक फॉरेन इंस्टीट्यूट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो सारे सेंट्रल बैंक का एक हब माना जाता है आईएमएफ को, उसमें जाके आपका से बढ़ेगा क्योंकि आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है। सिमिलरली आपका जो डॉलर पे होल्ड होगा वो भी ज़्यादा होगा, वॉलेटिलिटी कम होगी। जैसे श्रीलंका फेस कर रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि 10 रुपये कमाते हैं और 15 रुपये खर्च करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट मते, ये मुरलीधरन जो स्पिनर था ना, ही सेड कि वी आर द आइलैंड नेशंस एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ दिस आइलैंड नेशन इज़ दे यूजली अर्न 10 रुपीज़ एंड स्पेंड 15 रुपीज़। तो आप समझो ना, दे आर सेइंग दिस, नॉट आई एम सेइंग, बिकॉज मेरे को तो कोई नॉलेज नहीं है उधर क्या चलता है। मेरे को इतना पता है कि दे हैव सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम और बहुत बहुत सी चीज़ें पता है। अभी उसने अंदर की चीज़ बताई कि दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ आइलैंड नेशन, दैट्स वाई दे आर सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस। अभी स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, क्यों स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, तो देयर आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दीज आईपीज आर टेरिटोरियल, याद रखना, दे आर टेरिटोरियल। एंड जब आप कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी अगर उस कंट्री में मैच नहीं कर रही है आपके स्टैंडर्ड से, तो वो आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे ही नहीं। और आपका इंपोर्ट नहीं करेंगे प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली आप ट्रेड डेफिशिएंट में जाएंगे, है ना, और फॉरेन करेंसी लूज होगी, फॉरेक्स आपका कम होता जाएगा। तो यू नीड टू इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्शंस, जिसको अपन एसओपीज बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो यू नीड टू एस्टेब्लिश एसओपीज एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। अभी इन पे किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, स्पेसिफिकली 10 मार्कर, 15 मार्कर आई डोंट थिंक सो, क्योंकि 15 मार्कर का एक फंडामेंटल है GS3 में, वो इस टॉपिक को किसी दूसरे टॉपिक में कनेक्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे बजट से इंक्लूसिव ग्रोथ को, जैसे बजट से जेंडर स्पेसिफिक, जैसे जेंडर इक्वलिटी कैसे प्रमोट हुई, जैसे एक 2017, 18, 19 का क्वेश्चन है सर, 19 का, कि हाउ बजटरी एलोकेशंस लीड टू बजट जेंडर बेस्ड बजटिंग हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग जेंडर डिस्पैरिटी, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन आया था। अभी कहाँ से आया था वो, क्योंकि 2019 में जो बजट आया था ना, उसमें एक पार्ट था जिसमें जेंडर बेस्ड बजटिंग हुआ था। अभी उसने इंक्लूसिव ग्रोथ, जो कि जेंडर इक्वलिटी को दूर करने के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या करता है, जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करता है। तो ऐसे करके 15 मार्कर पूछते हैं वो। और नेगेटिव क्या है, तो डिपेंडेंसी, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी, जब आप एक बार किसी टेस्ट के यूज टू हो जाते हो ना, फिर वो टेस्ट छोड़ना टफ होता है। तो अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोरिया आपको सेमीकंडक्टर दे रहा है, नाउ you are dependent on semiconductor, you can't just replace semiconductor by some other thing in a minute or in a month or in a year. You need to develop some strategy to develop this make in India। और ये मेक इन इंडिया इतना ज़्यादा होना चाहिए कि इसमें डिपेंडेंसी, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ डिपेंडेंसी का, कि इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर में डिपेंडेंट है एपीआई पे। एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, चाइना पे अराउंड 70% इम्पोर्ट करते हैं अपन अपना एपीआई का चाइना से। तो अभी इंडिया ने क्या किया, बल्क ड्रग पार्क बना दिया, BDPs। बल्क ड्रग पार्क क्या होते हैं, दे आर द बल्क ड्रग प्रोड्यूसर। बल्क ड्रग मतलब होता है एक्टिव एपीआई, मतलब जो जैसे पैरासीटामोल खाते हो ना, तो पैरासीटामोल में जो एपीआई होता है वो होता है मिथाइल सैलिसिलिक एसिड, ऐसे कुछ होता है, देख लेना। तो वो एपीआई जो होता है ना, दैट इज़ व्हाट वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना। तो ड्रग तो कोई काम की नहीं रहेगी अगर उसमें मिथाइल सैलिसिलिक एसिड नहीं होगा, बुखारी दूध नहीं होगा, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। अभी 2021 में नरेंद्र मोदी साहब ने बोला था कि वी विल डेवलप 3 बल्क ड्रग पार्क। तो ये बल्क ड्रग पार्क क्या करेंगे, ये बल्क ड्रग को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब एपीआई को प्रोड्यूस करेंगे। अब बल्क ड्रग को एज इट इज़ वर्ड में मत जाना, इसको एपीआई बोलते हैं। यू कैन गो एंड सर्च ऑन गूगल इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट आई एम सेइंग,
इफ़ यू आर नॉट लाइक आपको थोड़ा डाउट है तो आप गूगल कर लो. बल्क ड्रग मतलब होता है API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एंड वी आर establishing 3 mega park, one in Himachal Pradesh, another one is Bangalore, third one is in गुजरात. स्टिल कन्फर्मेशन आएगा, फिर अपन उसको और पढ़ेंगे. तो ये एग्जाम्पल हो गया कि आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा चाइना पे है ना, तो लिबरलाइजेशन से ये होता है. फिर उसको ट्रीट करने के लिए ये ऐसी चीज़ें लाना पड़ती है. वर्ल्ड बल्क ड्रग पार्क, बल्क ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन सेंटर्स, ठीक है. ये सब कल्चरल कन्फ्लिक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अपन GS1 में भी पढ़ेंगे. GS1 में अपन पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी. कैसे कि जैसे एथनोसेंट्रिक कल्चर होते हैं कुछ कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज बेस्ड, जैसे कन्नड़ लैंग्वेज है. ओके, कन्नड़ लैंग्वेज इज स्पेसिफिक इन सम रीजन. नाउ ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन ने क्या किया, फॉरेन कंपनीज आए, फॉरेन कल्चर इसमें मतलब एडमिक्स हो गया. सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. एडमिक्स हो गया. अभी जब एडमिक्सिंग ऑफ कल्चर हुआ, तो दिस एडमिक्सिंग ऑफ कल्चर लीड्स टू कल्चरल कन्फ्लिक्ट. और ये जो कल्चरल कन्फ्लिक्ट होता है, ये क्यों होता है? बिकॉज द एस्टेब्लिश्ड कल्चर इज नॉट वेलकमिंग द न्यू कल्चर, क्योंकि अपनी चीज़ सबको प्यारी है यार. तो दिस लिबरलाइजेशन लीड टू एथनोसेंट्रिक कन्फ्लिक्ट्स, मतलब कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स. इंक्रीज इन करप्शन, इस पर PYQ है एक 15 मार्कर कि हाउ लिबरलाइजेशन लीड टू न्यू करप्शन तरीके, और हाउ कैन यू ओवरकम दीज करप्शन करप्शन और ये सब ऐसा. तो आप ये समझो कि करप्शन के पहले क्या था, लाइसेंस राज, लाइसेंस बेस्ड करप्शन होते थे, है ना. अब क्या हो गया, स्ट्रक्चरल करप्शन आ गया. स्ट्रक्चरल करप्शन मतलब जो एक स्ट्रक्चर है, जैसे IAS है, तो IAS वांट हिज सन टू बिकम IAS और हर डॉटर टू बिकम IAS. अभी IAS का लड़का IAS बनेगा, यही तो फेवरेटिज्म, यही तो नेपोटिज्म है, यही तो नॉन मेरिटोक्रेसी है. तो मेरिट, जहाँ पे मेरिट खत्म हो जाता है ना, उधर पे करप्शन राइज हो जाता है, ठीक है. जहाँ पे नेपोटिज्म बढ़ने लगता है ना, उधर पे मेरिटोक्रेसी खत्म हो जाती है. ब्यूरोक्रेसी इज़ मेरिटोक्रेसी, ये कोट बोलते हैं लोग. अब कितना है कैसा है ये तो आप मतलब इवेंट्स जो होते हैं उनको देखो, जैसे स्टेट PSCs के इंटरव्यूज़ को सुनते हैं अपन की, इन्फ्लुएंस होते हैं, पैसे दे दो तो हो जाता है. तो दिस इज़ व्हाट द करप्शन इज़. करप्शन इज़ एनीथिंग बाय यूजिंग स्टेट मशीनरी यू आर इन्फ्लिक्टिंग द मेरिटोक्रेसी, दैट इज़ व्हाट द करप्शन इज़. और स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. अपन इसमें देखो, हर चीज़ को तो मैं नहीं बता पाऊँगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा खुद से, क्योंकि इफ़ आई विल स्टार्ट स्पीकिंग एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दैट विल नॉट गिव यू एनीथिंग यार. अभी मैंने ये 5 पॉइंट और 8 पॉइंट बोला है ना, इन 8 पॉइंट को सोचो कि लिबरलाइजेशन से क्या क्या इन पर इफेक्ट आएगा, क्या क्या नेगेटिव, क्या क्या पॉजिटिव होगा, क्या क्या इसके क्या क्या और अपन आगे क्या कर सकते हैं, जैसे वे फॉरवर्ड बनेगा. तो अपन एक चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हाउ लिबरलाइजेशन लीड टू चेंज द करप्शन नेचर पोस्ट LPG, बोल सकते हैं चेंजिंग नेचर ऑफ करप्शन पोस्ट LPG. तो एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक यूरोपियन बॉडी, मतलब बॉडी है जो रिलीज़ करती है इसको, सॉरी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज़ NGO, यूरोप बेस्ड NGO है, और ये रिलीज़ करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. क्या, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. तो उसमें बोला है कि इंडिया हैज़ 69% ब्राइबरी रेट. अभी ये जो मतलब इनको कोट करो, बट ये परम सत्य है कि नहीं, ये इस पर फोकस नहीं करना, बिकॉज दे आर सो बायस्ड, सुनते रहते हैं. और नहीं भी हैं तो आपके जो पैरामीटर्स हैं जिन पे आप करप्शन को कैलकुलेट कर रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड है. मतलब आपको थोड़ा सा मॉडर्न होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट ऑल फैक्टर्स यू आर टेकिंग इन कंसिडरेशन बाय कैलकुलेटिंग द करप्शन इन पार्टिकुलर कंट्री. सो ये एक फिगर है, 69% प्राइमरी रेट है. फिर उसके बाद करप्शन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. देखो ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रो लेवल मैक्रो लेवल पे क्या वैल्यू चेरिश कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ, मैं बाहर की बात क्या करूँ, घर पे ही बताता हूँ कि जैसे मेरे एक अंकल हैं, उनकी बेटी की शादी होना है. तो व्हाट ही इज सेइंग, जो लड़का देखने आया है ना, मतलब जो देखने दिखाना चलता है ना, उसमें उन्होंने बोला कि ये इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, ये यूज़ टू अर्न 55,000 सैलरी है. और उसके बाद
ऊपरी भी हो जाता है। अब ये जो ऊपरी जो हो जाता है ये मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब आप अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करना चाहते हैं जिसकी रोटी में ही करप्शन है। समझ रहे हो ना? मतलब आपका माइंडसेट क्या है? आपका माइंडसेट है आपने क्या कर दिया, इसको लेजिटिमाइज कर दिया कि मैरिज इज ओके इफ समबडी इज अर्निंग 55,000 प्लस 15,000। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम यार। ये वैल्यू जो चेरिश हुई ना, मैरिज क्या है? मैरिज इज़ अ मैक्रो लेवल फिनोमिना and you are cherishing, you're okaying this corruption at the level of marriage is a macro level phenomena which is happening in a country or across the world different तरीके से। अभी उसमें आप अगर करप्शन को लेजिटिमेट कर देंगे ना कि ये लड़का इतना 55 और 15 ऐसे करके कमा रहा है, तो that is a issue. So what all values are cherished at the macro level will play a very important role in deciding the social institution, political institution and legal institution. So बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझो इस बात को। अब माइक्रो लेवल पे क्या, पर्सनल लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक पर्पस है कि इफ़ आई वुड गेट सर्विस एंड थ्रू यूपीएससी, देन कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, मेरे को करप्शन नहीं करना है, मेरे को पैसा नहीं लेना है, मेरे को टाइम से अपना ऑफिस वर्क करना है, टाइम से ड्यूटी परफॉर्म करना है। ये मेरा पर्सनल लेवल, मेरा अफर्मेशन है खुद से। ओके, अभी ये जब जॉब में मैं जाऊंगा उसके बाद भी ये मेंटेन रहे, इसके लिए चाहिए आपको करेज। मैं 15 अगस्त से एथिक्स की सीरीज़ डालूंगा, बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब मज़ा आएगा उसको सुनने में। आप उसको सुनो, एंजॉय करो एंड जस्ट मेक सम स्टैंडर्ड वैल्यूज़ इन लाइफ। और जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से आएंगी? जो स्टैंडर्ड पर्सनालिटीज़ जो रह रहे हैं या फिर अपने घर से भी आप सीख सकते हो। इफ़ योर फादर इज़ करप्ट, यू नीड टू रेज योर वॉइस कि पापा आप करप्ट क्यों हैं। मतलब दैट इज़ वॉट द करेज इज़। वो रहते ही नहीं है, आप उसको लेजिटिमाइज कर देते हैं। और ये जो कैजुअल अप्रोच होती है ना चीज़ों को ओके करने की, अगर वो ओके हैं भी नहीं फिर भी आप ओके कर रहे हैं ना, तो दैट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन सोसाइटी एंड आप नहीं रह पाओगे अच्छे से। आप देख लेना लॉन्ग टर्म में, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। ओके, तो ये तो हो गया। और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जहाँ पे गवर्नेंस पेपर बेस्ड होती है ना, उधर पे करप्शन होने लगता है। जहाँ फेस टू फेस गवर्नेंस होने लगती है ना, उधर पे करप्शन के चांसेस बढ़ने लगते हैं। इसलिए इसको ट्रीट करने के लिए ई गवर्नेंस आया। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ई गवर्नेंस मैं एक बार पहले बता चुका हूँ, जिसमें पीपल टू पीपल इंटरफेस को टेक्नोलॉजी से ब्रिज कर दिया जाता है, जिसमें एक पीयर ग्रुप सिस्टम बनाया जाता है। और ये जो पीयर ग्रुप होता है, दिस इज़ लाइक ऐसे समझो इसको कि पीपल टू पीपल, ई गवर्नेंस में क्या होता है, जो पीपल टू पीपल होता है ना, ये नॉर्मल गवर्नेंस है। जब इस पीपल टू पीपल जो डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, डिलीवरी ऑफ वॉट एवर द पॉलिसी इज, तो इसमें एक इंटरफेस बना दिया जाता है। ये इंटरफेस टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस कहलाता है। तो अभी ये पीपल टू पीपल फेस टू फेस नहीं मिल रहा है, बट देयर इज पीपल टू पीपल इंटरफेस। सो बाय यूजिंग ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देयर इज अ डिजिटल इंटरफेस बिटवीन पीपल टू पीपल in order to mobilize resources, in order to provide policy benefits. So what all four things which are involved in e-governance: people, process, technology and resources. So this people and process, they are connected through technology to mobilize the resources. This is what the e-governance is. Okay, so license quota 1991 के प्रायर चला, पोस्ट 1991 कंस्ट्रक्शन बेस्ड रियल एस्टेट और स्ट्रक्चरल करप्शन चला। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट द करप्शन इन अ नट सेल। अभी आप और सोचोगे करप्शन को, अपन GS4 में करप्शन पढ़ेंगे, अपने UPSC सिलेबस का पार्ट है वो, तो उसमें अपन देखेंगे व्हाट आर द रीजन ऑफ इंक्रीज इन करप्शन। क्रोनी कैपिटलिज्म, व्हाट इज क्रोनी कैपिटलिज्म? बताओ व्हाट इज क्रोनी कैपिटलिज्म? तो क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब होता है जब जो स्टेट होता है, स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, व्हेन दे आर एसोसिएटेड वेरी क्लोजली टू द प्राइवेट प्लेयर इन ऑर्डर टू इंश्योर द प्रॉफिट ऑफ दिस प्राइवेट प्लेयर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे जस्ट अ केस स्टडी मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे राहुल गांधी ने अभी अडानी अंबानी का मुद्दा उठाया था कि नरेंद्र मोदी और द BJP गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद दीज प्राइवेट प्लेयर। अडानी का ज़्यादा चलाया था उसने, है ना। तो उसने बोला था कि हाउ दिस आफ्टर 10 years द
the total income of this Adani group increased to 100 or 200 fold और 400 fold, इसका रीज़न मांगा था गवर्नमेंट से। तो अभी अगर देखो, अभी मेरे को ये नहीं पता क्या कनेक्शन है क्या नहीं है, दैट इज़ नॉट, क्या है क्या नहीं है वो ऑफिशियल पेजेस में नहीं आया अभी, बट आप समझो दिस इज क्रॉनिक कैपिटलिज्म व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ द डे इज एसोसिएटेड विद द प्राइवेट प्लेयर सो क्लोजली दैट द प्रॉफिट ऑफ द प्राइवेट प्लेयर इज डायरेक्टली इमर्जिंग फ्रॉम दिस state or government. Okay, this is what the crony capitalism is, और how this crony capitalism is increasing the corruption। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, कैसे। एब्सेंस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक रूल, अभी समझो ब्यूरोक्रेटिक रूल्स क्या होते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अपन ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं, आईएएस आईपीएस और आईएफएस, वो छोड़ दो आईएफएस की, अपन आईपीएस की बात करते हैं, आईएएस। अभी पीपल आर सो अफ्रेड ऑफ दीज पोस्ट, क्यों? अगर आपको ये पता होगा ना नॉर्मल पीपल की पावर कितनी है, एंड आपको ये पता होगा ना कि व्हाट हाउ द लॉ वर्क्स, ये लोग कुछ भी नहीं है आप लोगों के सामने, दे आर जस्ट अ नौकर, सर्वेंट्स हैं। सर्वेंट मतलब क्या होता है? नौकर। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स आर जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, दे हैव नथिंग टू डू विद पावर का यूज़ सिर्फ डिलीवरी ऑफ सर्विस टू मेक सोसाइटी बेटर। इसलिए तो आप अगर नॉर्मल पर्सन है, आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो आपको इन पोस्ट डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट अप्रोच दीज ऑफिसेस, वट एवर वर्क यू हैव, जस्ट हैव सम करेज टू शोकेस दैट हाउ स्मार्ट और हाउ knowledgeable person you are in terms of law, then they will automatically knee down their foots। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने राइट्स को पता होना ज़रूरी है, समझ गए हो ना। मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, पीपल आर बिकमिंग कंज्यूमरिस्टिक, ग्रीडी, मतलब मेरे को फॉर्च्यूनर चाहिए, मेरे को बंगलो चाहिए, मेरे को ये कपड़े चाहिए, मेरे को ये ब्रांडेड वॉच शूज चाहिए। तो लोगों की हैप्पीनेस मटेरियलिस्टिक थिंग्स में मतलब कन्फाइन हो गई है। अब जब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपकी खुशी होगी, तो आप उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को एक्वायर या प्रोसेस करने के लिए आप क्या करोगे? आप एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम ढूंढोगे, क्योंकि आपकी जो नॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम है उससे तो ज़रूरतें पूरी हो नहीं रही है। तो करप्शन, समझ गए ना। लूप होल्स इन लॉस बाईपासेस स्क्रूटनी, ऑब्वियसली जैसे जैसे जो सीएस हैं, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन फाइंडिंग लूप होल्स। तो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफ द डे और कॉमर्स मिनिस्ट्री है, सॉरी कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री इज डूइंग द बेस्ट टू फिल दीज लूप होल्स। अभी समझो इस बात को कि लूप होल्स होंगे तो टैक्स नॉर्मली बता रहा हूँ, टैक्स एवेजन्स के रूट्स खुल जाएंगे। जब टैक्स एवेजन के रूट खुल जाएंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास उतना टैक्स नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपको जिस इनकम पे टैक्स बनना था, आपके पास लूप होल है एक कि आई विल सो दिस सैलरी थ्रू मेडिकल, थ्रू टूरिज्म, थ्रू दिस एंड दैट, एंड आई विल नॉट फिल द टैक्स, एंड देयर आर लीगल लूप होल्स इन योर लीगल सिस्टम। सो दिस इंक्रीजेज करप्शन। आपको लूप होल बताने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे कुछ पैसा लेगा। जब बड़ा लूप होल्स बताएगा, बड़ी इनकम को बचाएगा, तो बड़ा परसेंटेज मार्जिन होगा उसका। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कोड हियर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली ग्रीड ओवर वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो इंक्रीज ऑफ करप्शन हुआ है इन कारणों से, तो इनके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? ऑब्वियसली मेरिटोक्रेसी विल बी एट द डेंजर, देयर विल बी नो rule of law. Obviously there will be rule of law, but there will not be efficient implementation of rule of law. So this will be and there are a lot of consequences. social structure, value system erode हो जाएगा, मतलब rule based order चलेगा, role based order will be bypassed, ऐसी चीज़ होगी। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझने के लिए कि एलपीजी ने क्या किया है। समझो, ये 1991 का फेज़ है, इसको ना इधर लाइन खींच दो इधर, ठीक है। इधर तक अपना जो एग्रीकल्चर, देखो इसमें जो ग्रीन वाला है दैट इज़ एग्रीकल्चर, ओके, दिस इज़ एग्रीकल्चर। समझो पहले, ग्रीन वाला हरी हरी मतलब घास वास लगी है, एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री इज़ ऑरेंज वन, सॉरी सर्विस इज़ ऑरेंज वन, ठीक है, एंड इंडस्ट्री इज़ ब्लू वन। ब्लू और इसको जो भी कलर बोलना है आपको वो बोल दो, ठीक है। अभी आप देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर कंसिस्टेंट रहा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एलपीजी एंड ऑल। देखो ये कंसिस्टेंसी रही है ना।
और today it is contributing about 27% and initially it was contributing around 15 to 16%. So growth तो हुई है लेकिन it is very marginal. It is not very marginal. It is marginal. सेकंड नंबर पे ऑरेंज वाला जो है वो सर्विसेज है. लुक एट द सर्विसेज सेक्टर हाउ दे स्काई रॉकेटेड पोस्ट एलपीजी. सर्विसेज सेक्टर बड़ा है क्योंकि सर्विस सेक्टर में एफडीआई और एफआईआई आया है. बहुत इंपॉर्टेंट है. सर्विस सेक्टर इज बिकमिंग is growing like hell, okay, and our agriculture sector is dipping down. तो मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में भी आपको बताया था इंडियन प्लानिंग वाले कि अपनी जो इकोनॉमी है दैट ट्रांजिट फ्रॉम सर्विसेज टू एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर टू सर्विसेज. मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, एग्रीरियन इकोनॉमी से अपन सीधा शिफ्ट हो गए सर्विस सेक्टर इकोनॉमी में इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट अभी भी मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इन एग्रीकल्चर सेक्टर. तो इस सेक्टर को समझो, इस ग्राफ को समझो कि हाउ द सर्विसेज सेक्टर स्काई रॉकेटेड पोस्ट एलपीजी एंड हाउ द एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइंड. व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्काई रॉकेटिंग द सर्विसेज सेक्टर. तो ये बन जाता है वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी. ये समझो, ये सेकंड फेज ऑफ आवर पॉइंट होगा. इन what are the objective of industrial policy? Economic growth, economic opportunity, human resource utilization, obviously skill development, capacity building. ये सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी का एक मोटो होता है. ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है. मतलब ये तो अब आज की गवर्नमेंट की मेजर थीम है. कॉस्ट इफेक्टिव, पॉल्यूशन फ्री, इकोनॉमिकली वायबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली. ऐसी ग्रोथ चाहिए हमको, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ चाहिए. अब ऐसी ग्रोथ के लिए क्या करोगे? ऑब्वियसली आपको मैन्युफैक्चरिंग अपनी बहुत स्मार्ट बनाना पड़ेगी, अपनी एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना पड़ेगी, बल्क प्रोडक्शन पे जोर देना पड़ेगा. और साथ साथ में जो एमएसएमई सेक्टर है इसको एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, टू इसकी कॉस्ट को रिड्यूस कराना पड़ेगा. मशीन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए इधर, लेकिन लेबर एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो मशीन में यूज़ हो रही. क्योंकि लेबर ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो उन लेबर्स की, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े. ऑब्वियसली मोनोपोली नहीं रहेगी तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी. अब आ जाते हैं अपन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 48, 56. देखो 48 में क्या था? 48 ने फाउंडेशन लेट कर दिया था कि दिस इकोनॉमी इज़ मिक्स इकोनॉमी. मैंने प्लानिंग वाले चैप्टर में बताया था व्हाट इज़ मिक्स इकोनॉमी, जहाँ पे सोशलिज्म के कुछ फीचर और कैपिटलिज्म के कुछ फीचर्स कोलाइड करेंगे और उन कोलिजन वाले फीचर्स को अडॉप्ट करके विथ some due or some respectful amendment in these provisions of socialism and capitalism एक सेटअप बनाया जाएगा. उस सेटअप को बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे ईवल्स ऑफ सोशलिज्म एंड ईवल्स ऑफ कैपिटलिज्म को बाईपास और अवॉइड कर दिया जाएगा और गुड ऑफ दिस कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म अडॉप्ट कर लिया जाएगा. अभी इस वाले में 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आज के टाइम में इसका कोई रेलिवेंस नहीं है. बस इतना याद रखना, 1914 में पहली पॉलिसी आई है. इसने पब्लिक सेक्टर को प्रमोट किया है. पब्लिक सेक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इवन इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग. ओके, और इसने फाउंडेशन लेट किया फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी. व्हाट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी मैंने आपको बता दिया है ना. व्हाट इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ 48 पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 48. तो प्रायोरिटी, मतलब समझो इस बात को कि जो एमएसएमई जैसा कुछ, देखो एमएसएमई का कंसेप्ट आया 2006 में, 2006 में थ्रू एमएसएमई एक्ट 2006. बट एमएसएमई माइक्रो कॉटेज इंडस्ट्रीज तो राइट फ्रॉम 17th सेंचुरी और पहले और भी पहले से मतलब इंडियन इकोनॉमी का पार्ट थी, लेकिन उनको नाम दिया गया 2006 में. तो उन्होंने जब पॉलिसी रिजोल्यूशन बनाया 48 का, तो उन्होंने कहा कि जो कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको एक स्टैंडर्ड देना है, प्रायोरिटी स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराना है. दिस कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैंडर्ड डेवलप करना है किसका? अपनी जो कॉटेज और माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज होती थी उनको. ठीक है, अब आते हैं 56 का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? बिकॉज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 को बोलते हैं बाइबल ऑफ इंडियन इकोनॉमी. क्या? बाइबल ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ये ना मेरा बनाया हुआ वर्ड नाम नहीं है इस पॉलिसी का,
दिस इज़ व्हाट आई बोरोड फ्रॉम एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में कहाँ से आया होगा ये नाम, तो वो किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं ये मेंशन होगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 इज कॉल्ड बाइबल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अभी इसमें 56 को अलग करके 48 दे देंगे मीन्स के एक स्टेटमेंट में, तो दैट इज़ रॉन्ग बिकॉज 56 वाले को बाइबल ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं। और एनसीईआरटी से स्टेटमेंट उठा के सीधा पूछ सकते हैं वो, है ना। इसके बाद अपन देखते हैं कि हाँ, जो प्राइवेट सेक्टर था इसकी मोनोपोली, इसकी मतलब कंट्रीब्यूशन को इंडस्ट्री में और कम कर दिया। जैसे पहले इतना था ना, इसमें से अगर इतना कंट्रीब्यूशन था ना इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर का, तो इसको रिड्यूस करके इतना कर दिया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द प्राइवेट प्लेयर become marginal in industrial policy in decisions or industrial policy processing, and the public sector become the majority stakeholder, majority player in deciding the fate of industrial policy. It is very very important. 56 ने सोशलिज्म को प्रमोट कर दिया। सोशलिज्म मतलब when the सोशलिज्म को नहीं, एक्चुअली जो सोशलिज्म का एक फीचर होता है कि स्टेट ओन्ड और स्टेट रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो इस चीज़ को प्रमोट किया इन्होंने। सो वाई दे वांट टू प्रमोट, बिकॉज दे वांट टू रिड्यूस पॉवर्टी, रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट और वेलफेयरिज्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये किया। बट द कंसिक्वेंसेज वॉज लाइसेंस चार्ज और ये सब हुआ। तो 56 का रिजोल्यूशन ये था, 3 कैटेगरी शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी में डिवाइड कर दिया। अब आता है 77 का, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इसमें भी सेम वही 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इंडस्ट्रीज़ को, कॉटेज इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस किया। अब आते हैं 50। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1980। तो अभी ये अपन देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1980। इसमें ना 2 फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आप एज अ टर्म यूज़ कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, इकोनॉमिक फेडरलिज्म और MRTP और फेरा। अभी ये जो फेरा है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्ट, और नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और ये MRTP, इसकी एक स्टोरी है ऐसे कि तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पूछा गया व्हाट इज़ मोनोपोली, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बोला मोनोपोली इज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट। सो द नेम ऑफ द एक्ट इज़ मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट। अभी ये ना, ये अभी नहीं है, इसकी जगह कंपटीशन एक्ट 2002 आ गया था। और इसमें एक्चुअली ना मोनोपोली जो डिफरेंट सेक्टर्स में मोनोपोली इस्टेब्लिश थी कुछ प्लेयर्स की, उसको ब्रेक किया। एंड फेरा में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज जैसे डॉलर से रुपी, रुपी से डॉलर में जो कन्वर्जन था वो भी रेगुलेशन के अंडर में आया, रेगुलेट हुआ। और ये किस पॉलिसी में लिखा हुआ था, तो ये 1980 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था उसमें था। याद रखना है इसको, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट कभी कभी आ जाता है। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1991, इसने सबसे पहले तो एक चीज़ समझो, ये आपको जो प्लानिंग की वीडियो है उसको देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, उससे आपको थोड़े से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट वीडियो है C1A1, ओके। तो आप प्लेलिस्ट पे चाहिए आपको, फर्स्ट नंबर पे मिलेगा C1A1 इशूज़ रिलेटेड टू इंडियन प्लानिंग, और इंडियन प्लानिंग के जो फेजेस थे उनको भी आप देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। अभी अपन देखते हैं 1991 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। 1991 का LPG रिफॉर्म तो सबको पता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन बता दिया है कि जहाँ पे गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस होते हैं और लॉस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ना होकर सिंप्लीफाइड हो जाते हैं, जैसे कि मल्टीपल क्लियरेंस को सिंगल विंडो क्लियरेंस में कन्वर्ट करना। दैट इज़ व्हाट द पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इज़। व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन, तो नॉर्मल समझो, प्राइवेटाइजेशन में क्या लिखा है, प्राइवेट लिखा है ना, तो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ राइट्स टू प्राइवेट बॉडी, दैट इज़ व्हाट द प्राइवेटाइजेशन इज़। फॉर एग्जांपल एक जैसे PSU है, ONGC। अभी ONGC इज PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का पार्ट है, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। जब इसकी ऑनरशिप मतलब 50% से ऊपर का शेयर, अगर 50% से ऊपर का शेयर किसी प्राइवेट बॉडी या फिर नंबर ऑफ प्राइवेट
होल्डर्स के पास चला जाता है, उस केस में अपन इसको बोलते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन. एंड देयर इज़ वन थिंग, ग्लोबलाइजेशन. सो व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? किसी भी चीज़ का पूरे वर्ल्ड में चलन हो जाना, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन. और सिंपल वर्ड्स में पुट करूँ तो जैसे मैकडोनल्ड पिज़्ज़ा, आलू टिक्की. ओके, अभी आलू टिक्की तो जन्म से चली आ रही है अपने यहाँ, बट वाई इट इज़ मैकडोनल्ड मतलब ये जो कंपनी है डोमिनो, ये जो भी है मेरे को नहीं पता, ये जो भी कंपनी है, इसने क्या किया, इसने जो आलू टिक्की थी उसको रिप्लेस कर दिया. किस नाम से? डोमिनोज़ की आलू टिक्की. अभी डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा तो फेमस है बिकॉज इट इज़ समथिंग न्यू इन इंडिया, बट आलू टिक्की वॉज प्रिवेल्ड इन इंडियन मार्केट. ही जस्ट वॉन्ट टू एस्टेब्लिश द अल्टरनेटिव ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ आलू टिक्की. नाउ आलू टिक्की को उसने अपनी ब्रांडिंग कर दी. तो दैट इज़ व्हाट द ग्लोबलाइजेशन इज़. ग्लोबलाइजेशन देखो, इसकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है. लिबरलाइजेशन इज मीन्स रिमूवल ऑफ ट्रेड restrictions on private individual activities. Privatization means transfer of business, industry or services from public to private ownership and control. Globalization is flow of goods, services, capital and labor across international border. इसमें एक चीज़ और मैं हमेशा बोलता हूँ, आइडियाज़. ग्लोबलाइजेशन में देयर इज़ नॉट ओनली द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट ऑल्सो आइडियाज़, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और प्राइवेटाइजेशन में बता चुका हूँ. अब व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1991, दैट इज़ व्हाई एलपीजी रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड. इसका फर्स्ट रीज़न है अपना जो फॉरेन रिजर्व था दैट बिकम वेरी लो. ठीक है. सेकंड इज़ अपना जो फॉरेन डेट था ना वो बहुत ज़्यादा था, मतलब अनसस्टेनेबल फॉरेन डेट था. ठीक है. सो आवर फॉरेन डेट वाज अनसस्टेनेबल एंड इट वाज अ नाइटमेयर फॉर इंडियन इकोनॉमी बिकॉज अपन को बहुत सारा पैसा चुकाना था और अपना फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत कम था. साथ साथ में वी आर फेसिंग बीओपी क्राइसिस. ऑब्वियसली दिस इज कॉमन सेंस. सो there was multiple problems, there are multifaceted problems which Indian economy is facing, and there was serious call for reforms. So at that time the finance minister of India, that is Manmohan Singh bring or brought in the reforms of LPG. अभी उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, तो सबसे पहले तो याद रखना लाइसेंस राज को ख़त्म किया इन्होंने. डी लाइसेंसिंग ऑफ वेरियस सेक्टर्स, डी रिजर्वेशन या डी लाइसेंसिंग. ओके, देन 4 सेक्टर्स देयर आर लाइसेंस रिक्वायर्ड. अभी इसमें अल्कोहल का एक इशू आया है दिल्ली के रिगार्डिंग. तो एक बार देख लेना कि वेदर अल्कोहल 2 टाइप के होते हैं, एक तो इंडस्ट्रियल यूज़ के और एक होते हैं डोमेस्टिक कंजप्शन वाला. तो फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन देयर इज़ लाइसेंस रिक्वायर्ड, नो. फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस यस. अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडस्ट्रियल पर्पस का जो अल्कोहल प्रोडक्शन होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, बट जो डोमेस्टिक कंजप्शन में अल्कोहल प्रोड्यूस होके डोमेस्टिकली कंज्यूम हो रहा है उसको स्टेट गवर्नमेंट करता है. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप दिस कंसेप्ट क्लियर कि अल्कोहल का डोमेस्टिक कंजप्शन का जो रेगुलेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट देखता है, whereas for industrial purpose the consumption, the uses of alcohol is regulated by central government. ठीक है. ये 4 सेक्टर्स हैं, इनको पढ़ लो, याद कर लो, रट लो, जो भी करना है कर लो. फिर इसके बाद देयर इज़ वन मोर थिंग, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट. फॉर ये दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी रिफॉर्म. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन ऑब्वियसली कि जब आपका फिजिकल आपका फॉरेन डेट बहुत ज़्यादा है, आपकी ग्रोथ रेट भी ग्रोथ रेट आपने सुना होगा जो एकदम फिक्स 3 to 4% चल रही थी और कम थी, है ना. तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो उस सिचुएशन में आपकी इकोनॉमी अनस्टेबल है, उसको स्टेबलाइज करना है, तो यही कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट. ओके, अभी एक और टर्म यूज़ होता है इसमें, आउटवर्ड लुकिंग इकोनॉमी. जब लाइसेंस राज चल रहा था उसका मतलब क्या होता है कि वी आर इनवर्ड लुकिंग, मतलब अपन लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट में बिलीव नहीं करते थे. व्हाट वी बिलीव इन,
वी बिलीव इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड डोमेस्टिक कंजप्शन मेजरली, लेकिन इसके बाद फॉरेन मोआईटीज़ के लिए अपनी इकोनॉमी को खोल दिया तो वी बिकम आउटवर्ड लुकिंग। तो एलपीजी रिफॉर्म was introduced to convert economy from inward looking to outward looking, because outward looking क्या क्या प्रमोट करेगा, आइडियाज़ का वेलकम करेगा, आइडियाज़ को बाहर भेजेगा, फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, ऑब्वियसली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉर्मेशन होगी। तो मतलब देयर आर बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड पोस्ट एलपीजी। अभी सिर्फ पॉजिटिव है क्या इसका, कुछ नेगेटिव भी होगा। तो वो नेगेटिव क्या होगा ये आपको सोचना है। जैसे ऑब्वियसली जैसे जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो कल्चरल लैग आया, कल्चरल डिवाइड हुआ, है ना। जो आर्टिशियन एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी उनको चैलेंज हुआ, क्योंकि इफ़ देयर आर फॉर एग्जांपल मशीन मेड प्रोडक्ट और जो हैंडमेड होते हैं, तो हैंडमेड का कॉस्टिंग जो हाई होता है। नाउ हाउ कैन द मशीन मेड प्रोडक्ट or the handmade product will compete with machine made product? It is quite difficult to compete with the machine made low cost products, हाँ। So ये challenge हो गया। अभी various type of challenges are there, okay। now इसमें देखो टैक्स रिफॉर्म, फिजिकल स्टेबलाइजेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही एकमात्र ऐसा एक स्ट्रक्चरल एंड मोस्ट एडवांस चेंज था। देखो टैक्स रिफॉर्म क्या था, टैक्स रिफॉर्म में ऐसा था कि प्री एलपीजी देयर वाज 40 to 50% टैक्स रेट। अभी सोचो आप, इतना सारा टैक्स अगर इकोनॉमी में होगा तो कोई भी इंसान प्रॉफिट अर्न करने का क्यों सोचेगा, नहीं सोचेगा ना। सो इन्वेस्टमेंट या फिर बिजनेस इनकरेज नहीं हो रहा था प्री एलपीजी। अभी टैक्स रिफॉर्म में टैक्स रेट को कम किया, कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर किया, तो इससे क्या हुआ, इससे टैक्स रेट्स रेशनलाइज हुए और साथ साथ एफडीआई और एफआईआई प्रमोट हुआ। सिमिलर वे में फिजिकल स्टेबलाइजेशन हुआ। देन एमएसएमई, देखो ये जो एमएसएमई एक्ट 2006 है ना, इसका डेफिनेशन 2023 के प्रीलिम्स में भी आया था और मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था, मेरे पे तो बन गया था। अभी एमएसएमई की डेफिनेशन सिर्फ ऐसी है, देखो इसको ऐसे कर लो, एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम। तो पहले क्या डेफिनेशन थी उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले देयर वाज डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, बट नाउ यूनिफॉर्मिटी आ गया है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का। देखो 1, 5, 10, 50 और 50, 250, कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें 50, 250 में। ये इसको रीफ्रेम किया था जब ये मतलब इस इंट्रोड्यूस हुआ था 2020 मार्च में, और इसको जुलाई में फिर रीडिफाइन कर दिया उन्होंने। पहले था 20, 100 और ये कोई मतलब का नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। फर्स्ट वाला 1 to 5, सेकंड वाला 5 to 50, 10 to 50, थर्ड वाला 50 to 250, ये करोड्स में, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज ऑब्वियसली अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो दिस विल बी द इन्वेस्टमेंट एंड दिस विल बी द टर्नओवर ज़्यादा होगा ना इन्वेस्टमेंट से। सो आपको ये सब देखना है। एमएसएमई सेक्टर पे क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ एमएसएमई सेक्टर गॉट हिट फ्रॉम पोस्ट एलपीजी, ऐसे करके। तो अपने पॉइंट्स बना के रखो। दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम दिस टॉपिक। बेसिक्स मैंने बता दिए, एक फ्लो बता दिया कैसे क्या हुआ, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिए। अभी आपको सोचना है बैठ के। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।